हेलो एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ तालमीद। लाइक आई से मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम के बारे में और लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरे साथ एक वेरी सबके लिए मैं कहता हूँ दे आर स्पेशल पीपल, बट ये स्पेशल इस वजह से है क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट गेस्ट जिनका म्यूज़िक की दुनिया से जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। इन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ जो है पार्टिसिपेट किया है, उनके साथ काम किया है, पीपल लाइक राहत फ़तेह अली ख़ान, सजाद अली, कोक स्टूडियो। उसके साथ साथ ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर दी गॉस्पल म्यूज़िक एज़ वेल। अगर आपने हज़रत दाऊद के ज़बूर सुने हो, यूट्यूब पर देखे हों, तो उनमें इनका हाथ है और काफ़ी सारे गॉस्पल सिंगर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। इट इज़ माई प्लेजर टू वेलकम जोशुआ कीथ बेंजामिन ओवर हियर। जोशुआ, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू आपका सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे आपने मौका दिया कि आज मैं आपके साथ बैठ के हम कुछ बातें शेयर कर नहीं सकें। नहीं, इट्स माई प्लेजर टू हैव समवन लाइक यू। जोशुआ को लोग बनी के नाम से भी जानते हैं, तो कभी मैं जोश बोल दूंगा, कभी जोशुआ, कभी बनी, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। तो ब्रदर, मुझे ये बताएं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस यू बीन डूइंग म्यूजिक? इट्स बीन लाइक जब मैं छोटा ही था मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था, बट 2004 में हमारे घर के कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे इसको कंटिन्यू करना पड़ा और मैं मैट्रिक ख़त्म करते ही मैं म्यूज़िक में आ गया था। सो शॉर्ट स्टोरी ये कि जब मेरी मामा ने पूछा कि क्या करना है आफ्टर मैट्रिक, तो मैंने कहा मैं तो म्यूजिशियन बनना है। तो मामा ने कहा भाई क्यों म्यूजिशियन बनना है? तो पापा ने बस मुझे ये कहा कि बेटा जो करो अपनी लाइफ में ऐसा करना कि हमें बाद में आप ब्लेम ना करना कि काश मैं उस वक्त माँ बाप की बात सुन लेता तो मैं ये ना कर सकता। तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में, मेरे दिल के अंदर थी कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं बस अब मैं किसी को ब्लेम ना करूं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड। हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, खुदावन के नाम को आगे रखते हैं। आज जो कुछ है, जो कुछ देखा दुनिया में, जहाँ जहाँ ट्रैवल किया, जो जो किया, इट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड। अच्छा, अब तो आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, बड़े बड़े नामों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वेयर डिड यू स्टार्ट प्लेइंग म्यूजिक प्रोफेशनली फॉर द फर्स्ट टाइम? इन 2009 अच्छा, कहाँ पर? मैंने बेसिकली, उससे पहले मैं होटल्स में भी प्ले करता रहा Okay. शेरिटन होटल। मैं एक दिन में 5 जॉब करता था। वाओ। मैं सुबह 7 बजे उठ के मैं जाता था एक स्कूल में जॉब करने के लिए, फिर वहाँ 12 बजे ऑफ होती थी, फिर 12:30 एक बजे मिनट के लिए आपको होल्ड कराऊंगा फॉर द यंग जनरेशन वाचिंग। एक एक दिन में कितनी जॉब्स आप करते थे? 5 जॉब। और आजकल की हमारी जनरेशन है, बल्कि नई जनरेशन ही, पुराने लोग भी एक आध जॉब 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे काम करके इतना थक जाते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करके थक जाते हैं। एंड यू डिड अ लॉट ऑफ जॉब। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। एंड यू नो, ये जॉब मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि पैसों की बहुत ज़रूरत थी। हाँ नीड थी, बट इतनी नहीं थी कि आप 5 जॉब करना शुरू हो जाए। ये मेरा म्यूज़िक के साथ जो मेरा प्यार था, मेरा पैशन था, ये वो था। और मैं म्यूज़िक के अलावा और किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता था। ओके। और ना मैं कभी देना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। स्टिल मैं अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि मेरी जो मेरा जो पहला प्यार है वो म्यूज़िक ही है। अच्छा, इससे आपने एक बार मुझे बताया भी था कि जिस दिन आपकी शादी हो रही थी उस दिन भी यू वर वर्किंग। एंड शादी की फर्स्ट डे, मतलब शादी के नेक्स्ट डे सुबह मैं अपने घर में नहीं था 3 दिन के लिए। सो दैट वाज, ये मेरा अपना, मेरा अभी भी मेरी एक ही बहन है और मैं उनकी मंगनी में भी नहीं था। उनकी शादी में बस था मैं। तो ये मेरे साथ चलता रहता, बिकॉज मेरा काम से मेरा प्यार। तो मेरी 5 जॉब्स ऐसी थी कि मैं होटल्स में प्ले करता था। जितने आपके 5 स्टार्स होटल्स हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, मैं सब में प्ले करता था। और मैं रात अपनी, जो मेरी लास्ट जॉब मेरी ख़त्म होती थी ना, वो लास्ट को 1:30 बजे ख़त्म होती थी। और वहाँ से फिर मैं सदर, क्योंकि मैं इधर होता था आपके पीसी होटल के पास, तो मैं यहाँ से सदर पैदल आता था। वहाँ से वो कैब्स मिलती थी, वो 10-10 रुपये लेती थी सर। तो वो लेके मैं महमूदाबाद में अपने घर पे आता था, और आते आते कभी 3:30 भी होते थे, कभी 4 भी बज जाते, और मेरे पापा मेरा वेट करते थे। तो मैं 2-2.5 घंटे की नींद करता था। देन अगेन सुबह 7 बजे फिर उठ के भागता था, क्योंकि मुझे कराची क्लब के पास ही आना होता था। तो दिस इज माई जर्नी। 2006 में मैंने एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने होटल्स, 2009 में मैंने टोटली फिर ख़त्म कर दिया होटल्स। और 12 में मेरे मम्मी डैडी दोनों खुदा के पास चले गए। देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार ये मैं जो स्कूल जॉब करता हूँ ये मुझे नहीं करनी। मैं वो बंदा नहीं, सुबह टाई लगा के खड़ा हूँ उसको ड्यूटीज़, मैं किसी को वो नहीं कर रहा।
डिस्करेज नहीं कर रहा, बहुत से लोग म्यूजिक टीचर की जॉब करते हैं। लेकिन कितने साल आपने स्कूल में जॉब्स की, डिफरेंट स्कूल्स में? 2004 से 2012 तक। स्टिल कंसिडरेबल अमाउंट है। 8 साल इज अ लॉन्ग बट पीरियड। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं शायद नहीं हूँ उस काम के लिए, क्योंकि मैं उस काम को सही से नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे आप बताएं, तो मुझे यही लगा कि ये मेरा नहीं है। फिर 2012 पे मैंने एक स्टूडियो ज्वाइन किया डिक्सन विल्सन भाई का। वहाँ से फिर जर्नी मेरी शुरू हुई, जिस पर जहाँ से मैंने अहमद जाज़ेब के साथ काम किया, अली ज़फ़र, सजाद भाई, राहत फ़तेह अली, कोक स्टूडियो, सीज़न 9, सीज़न 10, वहीं से वो चीज़ें मिलती गईं। और साथ साथ फिर हम गॉस्पेल के अंदर भी नाइजल का एल्बम, जेरी भाई का एल्बम किया, देन हज़रत दाऊद के ज़बूर हमने किया साथ ही। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी OSTs, बिग बैंग प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ मैं एसोसिएट का लाइफस्टाइल अवार्ड था। व्हेन यू जॉइंड डिक्सन विल्सन स्टूडियोज एंड एवरीथिंग, तब आपने इमेजिन किया था, कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि मैं स्टूडियो ज्वाइन करूंगा तो शायद किसी बड़े शख्स के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा, कॉन्सर्ट में इनविटेशंस आ जाएंगे? ब्रो इमेजिन तो नहीं किया था, लेकिन गोल था मेरा। गोल था, ओके। गोल मैंने हमेशा बड़ा ही रखा था, क्योंकि जब तक आप वो सोचेंगे नहीं उस लेवल पे, और जब तक आप खुदा के सामने चीज़ों को रखेंगे नहीं, बिल्कुल, तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और जो आप सोचते हैं आप वही अचीव करते हैं। अगर आप छोटा सोचेंगे तो आप छोटा ही अचीव करेंगे, अगर आप बड़ा सोचेंगे, थिंक बिग, तो आप फिर बड़ा अचीव करेंगे। तो कौन से इंसिडेंट को आप कहेंगे दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक? हाँ, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। ये मैं अक्सर अपने 2-4 और इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि देखिए, मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था कि खुदा आपको नहीं पता, आप भी कह रहे होते यार ये काम मैं नहीं करूँगा, ये बड़ा छोटा काम है। मैं बेसिकली जो मैं चीज़ बताना चाह रहा था उसके लिए एक स्टोरी एक बिल्ड कर रहा हूँ वहाँ पे, एक बिल्डिंग। तो मैं किसी को कह रहा था, उसको मैंने कहा यार आप ये जॉब कर लें, तो उन्होंने कहा यार ये जॉब मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने कहा यार ये मुझे जॉब में ये होता है, मुझे जॉब में वो, तो रीजंस देने शुरू हुए। मैंने कहा यार आप करके तो देखिए, और आपको अगर कोई बोल रहा है, आपको किसी और लोगों ने भी जॉब के लिए बोला, दैट्स मीन कि खुदा की तरफ से आपको कुछ ना कुछ इसके लिए आ रहा है, और आपको नहीं पता कौन सा बंदा आपको किस मोड़ पे मिल जाए जो आपकी लाइफ चेंज कर दे। बिल्कुल, मेरे साथ यही हुआ है कि मैं एक जैम सेशन में गया, वहाँ पे एक ड्रमर था, और मैं उनका ज़रूर नाम देता हूँ, मैं अपने दूसरे इंटरव्यूज़ में भी उनका नाम लेता रहा हूँ। उनका नाम है कैसर ज़ैनुल आबिदीन, वो सिर्फ अमेरिका में होते हैं। वो स्ट्रिंग्स के साथ और दूसरे बैंड्स के साथ वो काफ़ी काम कर चुके थे, तो वो उनको बड़े आर्टिस्ट जानते थे। तो मैं उस इंटरव्यू में, मैं उस रिहर्सल में था, वहाँ उन्होंने मुझे सुना, और रिहर्सल ख़त्म हुई तो मैं अपने स्टूडियो के लिए निकल गया। वो उनको किसी रेडियो चैनल के ऊपर जाना था काम करने के लिए। तो सडनली मैं बाहर खड़ा होकर अपनी कैब का वेट कर रहा था। उस वक्त करीम उबर कुछ नहीं होते, उस वक्त टैक्सियाँ ही होती थी, तो मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा कि टैक्सी आएगी तो मैं वापस स्टूडियो जाऊँगा। ये मैं 2012 के एंड की बात कर रहा हूँ, 13 स्टार्ट था। तो मैंने देखा वो गाड़ी वापस मुड़ के आई है, और उन्होंने भाई ने मुझे बोला है कि यार आपने बड़ा सा कीबोर्ड बजाया आज, यार मैं रेडियो पे शो करता हूँ, तो आप मेरे साथ रेडियो चलोगे शो करने अभी, अगर आप फ्री हो? तो मैंने कहा यार चलते हैं, ये भी मेरा एक्सप्लोजर देगा रेडियो के लिए। तो मैं रेडियो चला गया, और उस रेडियो पे हमने शो किया, तो उसकी TRP सबसे ऊंची थी। उस रात की जो TRP थी वो इतनी हाई थी कि उनके ऑनर ने कहा यार ये तो शो हमें अब हर वीकेंड्स पे चाहिए। तो वहाँ से उनके साथ वो मेरा मिलना शुरू हुआ। हमने रेडियोस पे मैं रेडियो पे भी शो करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, और मैं सोचा भी नहीं था। तो वहाँ से मैंने रेडियो शो शुरू किए, और उसके बाद वो भाई काम करते थे सजाद भाई के साथ भी। देन उन्होंने सजाद भाई के साथ इंट्रोड्यूस किया मुझे, अली ज़फ़र के साथ इंट्रोड्यूस किया, तो वो एक सीडी बने, खुदा ने वो एक जरिया बनाया। तो देखिए, मैं जो बात कहना चाहते कि आप कहते हैं यार ये काम छोटा है, यार ये काम मैं नहीं करूँगा, यार मैं जाके रेडियो करूँ। बिल्कुल, मैं कहाँ कीबोर्ड बजाता हूँ, मैं कहाँ जाके रेडियो करूँगा? क्योंकि रेडियो पे ना शक्ल आती है, ना किसी को कुछ पता लगता है। लेकिन अब मैं सिर्फ मोटिवेट ये करना चाह रहा हूँ कि आप ये ना देखें यार कौन काम छोटा है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई काम नहीं है, आप कोई भी काम स्टार्ट करना, बेसिक चाय देने से, सर्व करने से, आप बाइकें चलाने से, आप कुछ भी काम कुछ भी करें, आपको नहीं पता किस मोड़ पे खुदा आपका इंतजार कर रहा है। अभी हमें बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे मिलते हैं जब उनको बताते हैं इस जगह पर नौकरी है, तो सबसे पहले बोलते हैं मैं रहता यहाँ हूँ, अब मैं नौकरी के लिए वहाँ जाऊँ, इतना दूर कौन जाए। तो उस चक्कर में भी वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं कि कुछ नहीं पता कि वहाँ कैसी बड़ी कंपनी हो सकती है, कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, यू नेवर नो। मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा,
मैं जब सिटी स्कूल ये मैंने छोड़ा, जब मैं ब्लोच कॉलोनी पे मैं जॉब करता था और मेरी महमूदाबाद में घर था, तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस था। हाँ। तो मैंने जब छोड़ा तो मुझे एक जॉब ऑफर आया इक्रा यूनिवर्सिटी, जो कि नॉर्थ कैंपस। ओके। तो मैं और मेरा वहाँ पे और एक मुझे एक बैंड भी ऑफर हुआ, जो कि एक बड़े हमारे अच्छे क्रिश्चियन भाई हैं, कील मार्कस। मैं इन लोगों का ज़रूर नाम लेता हूँ, मैं आपको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि मैं क्यों इन लोगों के नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने आपकी लाइफ में अगर छोटा सा भी काम किया है ना, बिल्कुल तो आप उसको यही समझिए कि खुदा ने वो आपके लिए वसीले बनाए थे, और आप उनको कभी आप उनका नाम लेने से ना रुके। बिल्कुल। तो अकील भाई ने मुझे कहा, यार एक बैंड है, तुम उसमें बजाओगे? एशियन बैंड था। तो मैंने कहा जरूर बजाऊंगा। तो वो बैंड उधर होता था नॉर्थ में, तो मैं यहाँ से सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, वहाँ मैं मीडिया साइंस के बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैं पढ़ाने वहाँ जाता था, फिर वापस आता था, फिर शाम को क्लब जाता था, क्लब में रिहर्सल्स होते थे। तो मैं, और मुझे उस वक्त मेरे आईसाइट का भी इशू था, आईसाइट का इशू मुझे शुरू से, पर मैं खुद ड्राइव करके कीबोर्ड पीछे डाल के जाया करता था। तो ये अगेन इसी बात पे कि आपको नहीं पता कब किस मोड़ पे आपके लिए खुदा ने फरिश्ते खड़े किए हैं, और आपका काम यूं फिर हो रहे होते हैं, फिर दुनिया आपके कदमों में होती है। मैं जब मेरी मम्मी थी तो मैं अपनी मम्मी को कहता कि मामा मुझे दुनिया घूमनी है, तो मामा मुझे कहती थी बेटा तू जाएगा, एक दिन जाएगा, तू दुनिया घूमेगा, तेरे पास दुनिया की हर चीज़ होगी। मैं पता नहीं कब होगी। और जब मामा की डेथ होगी, और उसके बाद मेरा जो पहला इंटरनेशनल ट्रिप था वो 2013 में था, और उसके बाद आज तक चीज़ें रुकी नहीं है। खुदा का शुक्र है, चल रही हैं कंटिन्यू। खुदा जहाँ यूज़ करता है अपनी जलाल के लिए, हम पे जाता हूँ, और खुदा ऐसे ऐसे दरवाजे खोल देता है भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना है, और इन लोगों के बीच में रह के आपको अपने आप को रखना सही से, वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, एक चीज़, सिंस आपने गॉस्पेल म्यूज़िक भी कर ली, दुनियावी म्यूज़िक भी कर रहे हैं, बड़े बड़े नामों के साथ आप म्यूज़िक प्ले करते हैं, लेकिन जब भी हम एक म्यूज़िशियन की बात करते हैं तो जिन लोगों का म्यूज़िक से ताल्लुक़ नहीं है, उनके दिमाग में सबसे पहले ये इमेज आ जाती है कि यार पार्टी बॉय, ड्रग्स करते होंगे, नशे करते होंगे, लड़कियों के साथ घूमते फिरते होंगे, बस यही इनका लाइफस्टाइल होगा। बट जैसे जैसे हम और लोगों से मिलते हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन की इंडस्ट्री है, वहाँ पे इतने सारे मसीही बहन भाई हैं, वो म्यूज़िक पढ़ा रहे हैं, दे लिव अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन जब हम कमर्शियल म्यूज़िक की बात करते हैं तो इंटेंसिटी क्या है? अगर हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करें, आर पीपल लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, या वो थोड़ी शोहरत थोड़ी सी मिल जाती है, या थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज होता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं? व्हाट डू यू सी? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री है, हमारी जो कमर्शियल इंडस्ट्री है, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक फेक वर्ल्ड है। ठीक है, सही है। अगर तो आप इसको ऐसे लेके चलते हैं, मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, अगर तो आप इसको ऐसे लेके चलते हैं और आप कुछ इमेजिनेशन में नहीं चलते, तो आप बचते हैं इस चीज़ से। सही। और अगर आप इमेजिनेशन नहीं, आप अपनी इमेजिनेशन में चल रहे हैं और आप अपने अंदर अपने आप को समझ के चल रहे हैं, तो फिर आप इसमें गिरते ही गिरते हैं। इससे मैं आपको ये हल बता रहा हूँ बचने का, मैं वो नहीं बता रहा कि क्या क्या होता है इस फील्ड में, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं। मैंने जो फेस किया है वो मैं अगर बताना शुरू करूँ तो शायद हमारे ये टाइम बहुत कम है, क्योंकि जब आप उस लीक में जाके काम कर रहे होते हैं ना, जो A क्लास लीक है या A क्लास से भी ऊपर की लीक है, जब आप उसमें काम कर रहे होते हैं तब आप इन चीज़ों से नहीं बच सकते। तब आपको बड़ा मुश्किल बचना पड़ता है। लेकिन खुदाई है तो, लेकिन मैंने कभी एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो डिक्सन भाई से सीखी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो मुझे हमेशा कहते यार किसी की चीज़ों से ना इम्प्रेस मत हुआ करो। इम्प्रेस मत हो। ये चीज़ जो थी ना वो मेरे जेब में बैठ गई कि इम्प्रेस नहीं होना, बस मुझे जो कोई कुछ कर रहा है करता रहे यार, उसके अपना काम है, करता। अगर कोई पी रहा है, अगर कोई कुछ पार्टीज कर रहा है तो वो उसका अपना है भाई, करता रहे, मुझे नहीं करनी, मेरे लिए नहीं है ये चीज़ें शायद, और शायद मुझे उसकी कॉलिंग ही नहीं थी, तो मैंने वो नहीं किया। लेकिन मैं सब कोई, और ये बात फैक्ट है कि लोगों के पास जब इतनी शोहरत, और आजकल जो मैं देख रहा हूँ, आजकल की जो जेनजी, ये जो वो तो बच्चे, मतलब उनको तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उनको तो इंसल्ट लगता है कि यार हम इनको ग्रीट भी क्यों कर रहे हैं, हम इनसे मिल भी क्यों रहे हैं भाई, और ये अपने आप को क्या समझते हैं। तो अब
बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है, ये बात ट्रू है। क्योंकि अब मैं भी उस उम्र के उस हिस्से में आ चुका हूँ कि मैं इस चीज़ पे बिल्कुल करता हूँ कि यार भाई एक्सपीरियंस काउंट करता है। आप जितने भी अच्छे प्लेयर हो, आप जितने भी अच्छे प्रोड्यूसर हो, आप जितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस बंदे ने इस इंडस्ट्री को 20 साल दे दिए ना भाई, उससे आप नहीं जीत सकते। उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। उसके सामने बैठ के आप जितना मर्जी बोल दो। और खुदा के कलाम में भी लिखा है ना कि जो 7 ऐसी चीज़ें जिससे खुदा को कराहियत है, उसमें से पहली जो चीज़ है वो ऊंची आंख है। बिल्कुल। तो बस इस चीज़ की एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि भाई आप अगर उस बात को ही मान लेते हैं, खुदा को जिस चीज़ से कराहियत है, और ये एक ऐसा वर्ड है कि जिससे बंदे को सुन के रोंगटे रूह कांप जाती है। दूसरों की टेम्पररी चीज़ें देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ठीक है ये चीज़ ज़ाहिरी तौर पर तो आपको दिख रही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है, लाइफ कैसी है, ज़िंदगी में अमन सुकून है या नहीं है, पीस है या नहीं है, फैमिली है या नहीं है, फैमिली के साथ आप कैसे हो, और हाउ इज़ योर पर्सनल लाइफ गोइंग। मुझे याद है कि हमने एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सेशन अटेंड किया था, एंड एवरीबडी वाज सो इम्प्रेस्ड कि यार व्हाट अ गाय। हर बंदा जो है उस सेशन के 1 हफ्ते 1 महीने तक यही बोलता रहा, व्हाट अ गाय। लेकिन आई केप्ट ऑन सेइंग यार आप लोग उसको जानते हो नहीं। एक बार आपने 1 घंटे का सेशन लिया और आप कह रहे हैं व्हाट अ गाय। फॉर दैट पर्टिकुलर 1 आवर स्टेज पे हमारे सामने उस सेशन में ही वॉज व्हाट अ गाय, ही वॉज इम्प्रेसिव, लेकिन बैक पे क्या चल रहा है किसी को क्या पता। एंड आई थिंक 4, 5 या 6 महीने के बाद खबर मिली कि दैट गाय हैज़ पास्ड अवे, और सब बड़े परेशान हुए यार, व्हाट अ गाय ही वॉज और ही पास्ड अवे। बट जब उसकी ज़िंदगी के बारे में पता लगा तो देयर वर ड्रग्स, देयर वाज डिप्रेशन, देयर वर फैमिली इश्यूज, इतनी सारी चीज़ें थी। तो बाज़ औक़ात वही जो आप इम्प्रेस होने वाली बात कह रहे हैं ना कि एकदम से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, इट्स ट्रू, वी शुडंट। हमें जब तक एक्चुअल में पता नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा ब्रदर, मुझे एक और बात बताइएगा। आजकल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारी कम्युनिटी के जो जवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको शॉर्टकट की बड़ी आदत है, और उनको लगता है गॉस्पेल म्यूज़िक जो है सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है। अब आप खुदा में हैं या नहीं हैं, कलाम की आपको नॉलेज है या नहीं है, ट्रेनिंग टीचिंग है या नहीं है, एवरीबडी आइदर वांट्स टू बी अ गॉस्पेल सिंगर और अ गॉस्पेल म्यूजिशियन, और उनको लगता है कि ये हमारा एक शॉर्टकट बन जाएगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मैं अभी ना लास्ट ईयर यूके में था, तो एक ब्रॉडकास्ट पे था मैं उसका ही बताऊंगा आपको। तो यही सवाल मेरे सामने आया था, और जब मैंने उसका बताया तो पास्टर आरिफ जो थे वो बड़ी ज़ोर से हंसना शुरू। हमारे कुछ लोग हैं जो, क्या होता है कि अचानक सुबह उठते हैं, कहते हैं खुदा ने मुझे ये गीत दे दिया, मुझे गीत करना है। बिल्कुल। पावे पीछे कुछ और चीज़ें उनकी चल रही हो, और फिर अपना वो चैनल खोल लेते हैं और अपनी चीज़ें खोल लेते हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भाई जो चीज़ें चल रही हैं उनके साथ मिलके कुछ काम कर लें आप। थोड़ी आज तक मेरा अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया। मैंने एक बनाया था, वो भी चर्च के एसोसिएट होके बनाया था, और वो उसमें भी सिर्फ एक कंटेंट डला, उसके बाद कुछ डला ही नहीं। क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ कोलैबोरेशन के ऊपर, और जब तक 2 से 3 लोग साथ मिलके कोई चीज़ ना करें ना, तो फिर उसका मज़ा नहीं। वन मैन शो पे मैं बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मेरी लाइफ का ऐसा है भाई। लोग बात वो फिर आ जाती कि लोग इसको बेसिकली, अब जिस तरह का माशरा, जिस तरह की दौड़ चल रहा है, जिस तरह की मारामारी चल रही है दुनिया में, लोग शॉर्टकट को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन जिन्होंने पूरा टाइम इस काम को दिया हुआ है, पूरी इस कॉलिंग को समझा हुआ है, वो इस चीज़ को बेटर समझ सकते हैं। हो क्या रहा है कि उन बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कैसा काउंसलिंग से ज़्यादा डिसाइपलिंग की ज़रूरत है। और अब मसला जो मेजर आता है ना कि ये जो जेनजी हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने क्योंकि हमने इस एज में आके हमें पता लगा, अच्छा यार 4 लाख भी कमाए जा सकते हैं, 5 लाख भी कमाए जा सकते हैं। और अभी मैं किसी के ऑफिस में बैठा तो पता लगा वो बच्चा 1 मिलियन जो है वो महीने का कमा रहा है। अच्छा। और वो 21 साल का बच्चा है। अब जो बच्चा 10 लाख 15 लाख एक महीने का कमा रहा है, वो आपकी और मेरी बात सुनेगा? That becomes a challenge. वो कभी भी नहीं सुनेगा। उसके लिए तो जो वो कर रहा है वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि और वो शॉर्टकट से कमा रहा है वो पैसा। बिल्कुल। और हमारे कितने ऐसे बच्चे, मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कह रहा, कोई बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो वो काम करके अपनी फैमिलीज को और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। बट इसी में कुछ बच्चे वो हैं जो कि बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं, बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हम में सब्र खत्म हो चुका हुआ है। हम बर्दाश्त नहीं करते किसी की, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर हो।
तो हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो सबसे बड़ा हमारा अलम है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि लोग शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, लोग समझते हैं कि हमें फेम रातों रात मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फेम आपको रातों रात नहीं मिलता। फेम उन्हीं को मिलता है भाई जो इस चीज़ में टाइम देते हैं। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप फिर उस फेक वर्ल्ड में घुस गए जिसकी मैंने पहले बात की है, आप वही उसी वर्ल्ड में चले गए और जो इम्प्रेस हो गए। और जो गॉस्पेल है ना, क्योंकि आई डोंट नो कितने लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, कितने म्यूजिशियंस देख रहे हैं, बट जिन अरीनाज में मैं जा चुका हूँ, खुदा मुझे लेके जा चुका है ना, वहाँ भी म्यूजिशियंस की सोच है। खुदा बहुत हमारे कम क्रिश्चियन म्यूजिशियंस हैं जो उस प्लेटफॉर्म्स पे जाके, और पाकिस्तान से बहुत कम म्यूजिशियन है जो उस जगह जा चुके हैं। मैं अगर गिनना चाहूँ ना तो मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। 5 से 6 म्यूजिशियंस होंगे जो उन जगह पे जाके परफॉर्म कर चुके हैं जहाँ पे खुदा मुझे लेके गया है। तो फिर सोचें तो उस टाइप का सोचें। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गॉस्पेल म्यूजिक जो है ना, उससे मुश्किल म्यूजिक दुनिया में नहीं है। और जब मैं गॉस्पेल म्यूजिक में आया तो मुझे स्टेज, या अब आप सोचें मैं उन अरीनाज में बजा के आया हूँ जो कि दुनिया के बेस्ट अरीनाज हैं, और जब मैं चर्च में खड़ा होकर बजा रहा होता तो मुझे वो मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें आपको अपना पूरा आप देना होता है। बिल्कुल। उसमें आपको अपनी पूरी अटेंशन खुदा के सामने अपने दिल को साफ रख के, आप किसी को दिखावा नहीं कर रहे, उसमें आपको दिखावा नहीं करना होता, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड में आपको दिखावा करना है, आपको नाचना भी है, आपको अपना स्टाइल भी बनाना है, आपको जैकेट्स भी ऐसे पहनने हैं, आपको कोट्स भी ऐसे पहनने हैं, आपको अपना पूरा एक लुक देना है। पर यहाँ आपको लुक नहीं देना, या आपको अपने आप को खुदा को देना है। और जीसस ने भी जाते वक्त एक हुक्म दिया कि जाओ और जाके कौमों को शागिर्द बनाओ। तो डिसाइपलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसकी ज़रूरत चर्चेज में भी बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली इफ समबडी वांट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ मिनिस्ट्री, डिसाइपलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे म्यूज़िक पे भी ऑल्सो। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आप सेटन कह लें, लूसीफर कह लें, थियोलॉजियंस यही बोलते हैं कि ही वाज आल्सो अ म्यूजिशियन। तो प्राइड बड़ी जल्दी म्यूजिशियन, व्हेन यू आर ऑन द स्टेज, व्हेन यू आर इन फ्रंट, तो प्राइड बड़ी जल्दी आपके अंदर आ जाती है, और वहाँ से आपका डाउनफॉल जो है वो कलाम के मुताबिक अगर प्राइड आ जाती है तो फिर आपका डाउनफॉल फ़ौरन से स्टार्ट हो जाता है। तो डिसाइपलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आई गेस यही वजह है कि बीच में थोड़े बहुत गीतों को लेकर उनके लिरिक्स और कॉम्पोजिशन पे लेके भी बहुत सारे पास्टर्स उठे थे कि इसमें आपने वर्ड्स गलत इस्तेमाल किए हैं, या जो गाने में जो आपने शायरी यूज़ की है वो थियोलॉजिकली एक्यूरेट है नहीं। तो ये भी बहुत सारे इश्यूज अभी रिसेंट पास्ट में आए। ये अच्छा, ये 2 सवाल है आपके इसमें ना, बड़े मज़ेदार से, वो बहुत मज़ेदार। तो पहले वाले का मैं बात आपको देता हूँ, जो गरूर है, प्राउडनेस है, उसका एक बड़ा अच्छा सा एक वो क्यों आता है। असल में म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, उनको अप्लॉस की आदत हो जाती है। राइट। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं लोग उनको बड़ा अप्लॉस करते हैं और बड़ा उनको प्रेज करते हैं ना। बेसिकली लोग, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग कहते हैं कि ये हमारा आइडियल है, जो कि गलत है कि भाई आप खुदा को आइडियल रखिए, आप किसी इंसान को क्यों आइडियल कर रहे हैं। यहाँ तक लोग, और ये मैं किसी उसकी बात नहीं कर रहा, ये मैं पास्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं खुदा के खादिमों की बात कर रहा हूँ कि जो ये बोलते हैं। तो खैर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी एक शेयर कर रहा हूँ। तो हमें वो आदत हो जाती है। राइट। उसके बाद क्या होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा इज्जत की आदत हो जाए ना, तो फिर आप कहीं जाए तो और आपको वो इज्जत ना मिले तो आपको बड़ा फिर पेन होता है। तो शुरू से ही अपने आप को अगर आप ऐसा रखेंगे ना कि यार मुझे इस अप्लॉज से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो हमने बात पहले की कि भाई हमारी कोई इमेजिनेशन ही नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना काम, क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि बहुत सारे लोग अगर चर्च में कोई छोटा सा भी काम करें, अगर आप उनकी तारीफ़ ना करें, उनको अप्रिशिएट ना करें, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं कि मेरी तो आपने तारीफ़ ही नहीं की। तो आप पहले से उस चीज़ को सोचें ही ना कि यार मुझे, आप रिटर्न ना सोचें, एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं रखी कि यार ये बंदा मुझे इतना देगा, ये बंदा मुझे ये देगा, मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतने मिल जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा। मैंने कभी नहीं सोचा, और मैं हमेशा ब्लाइंड फेथ पे रहा हूँ, और ब्लाइंड फेथ ही है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। और लास्ट हमारी पॉडकास्ट हो रही थी तो हमारे एक पास्टर हैं राहिल जॉन, उनकी भी गवाही की यही बात हो रही थी कि मुझे भी खुदा ने बोला कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है, तो ईमान रख। तो यस, यू हैव टू हैव फेथ। एंड जो सेकंड चीज़ थी जो मैंने पहले बात की, जो आपका सवाल था कि जो कंपोजिशन या शायरी या उस पर गलत हो जाती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम डॉक्टर के पास जाके
हम डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब मुझे आज ये बीमारी है, मुझे ये वाली गोली दे दें, मुझे ये वाला टेस्ट लिख दें और बस मुझे ये करते। डॉक्टर कहेगा भाई तू मेरे पास आया है क्यों? तो हमारी जो, तो ये मैं बात वो कर रहा हूँ, मिसाल बड़ी अजीब सी दे दी मैंने। ये मिसाल वो है कि जब हम वन मैन शो पे चले जाते हैं, जब हम कहते हैं कि जी लिखूंगा भी मैं और मुझे म्यूजिक शुरू किए हुए 5 साल हुए हैं, तो मैं म्यूजिक प्रोड्यूस भी, मैं 5 साल में बहुत बड़ा एरिया बता रहा हूँ। इसमें बहुत वो लोग हैं जो कि 6-6 महीने 2-2 महीने बाद भी कहते हैं कि हम करेंगे। सही है। तो इसमें लिखूंगा भी मैं, इसमें कंपोज भी मैं करूँगा, इसमें सब कुछ मैं ही करूँगा, म्यूजिक भी मैं ही दूंगा। तो जब आप ये काम करते हैं ना, फिर आपकी गलतियां शुरू होती है। तो हर काम का एक डॉक्टर है। लोगों ने बड़ी रातें दिन रात मेहनत करके खुदा के कलाम को समझा है, ट्रेनिंग्स किए हैं, जाके तब जाके वो शायर बने, तब जाके वो कंपोजर बने, या तब जाके खुदा ने, उन्होंने खुदा के साथ टाइम गुजारा, तब जाके खुदा ने अपने अल्फाज उनको दिए हैं, अपना कलाम उनको दिया है। तो मैं ऐसे लोगों को या ऐसे यंगस्टर्स को जरूर इंकरेज करना चाहूंगा कि वन मैन शो ना करें, मदद लें। अगर आपको खुदा ने टैलेंट, अब मुझे खुदा ने टैलेंट दिया है, मैं म्यूजिक करता हूँ, मुझे खुदा ने बजाने का टैलेंट दिया है। अब मैं बोलूँ कि जी मैं म्यूजिक जो है वो मिक्स मास्टर भी करूँगा, मैं कंपोजिशंस भी करूँगा, मैं लिखूँगा भी, तो वो मेरा टैलेंट नहीं है। हाँ, वो अगर मुझे होली स्पिरिट की गाइडेंस से मिल जाता है, अगर मैं खुदा के साथ टाइम गुजार रहा हूँ और वो मुझे मिल गई ये चीज़, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, वो मुझे एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिया है, वो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई मेरे काम, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है म्यूजिक प्ले करना, जो मेरा काम है, जो खुदा ने मुझे दिया। तो इस चीज़ को, और इससे कुछ, और इससे आप कुछ छोटे बड़े नहीं हो जाते। अगर मैं ब्रदर रायमन के पास आया हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये, मैंने गीत, मुझे खुदा ने 2 वर्ड ऐसे ज़हन में आए थे, तो एक तो हम ये वर्ड बड़ा यूज़ करते हैं, खुदा ने मुझे दिया है, ये वर्ड हम बड़ा यूज़ करते हैं, और उसको बहुत दफ़ा हम लूजली भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव उसमें भी यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरे पास 2 वर्ड्स आए हैं भाई, मैं चाहता हूँ कि इसमें तो आप मुझे इस पर कुछ लिख के दें। तो क्योंकि आप अपनी इस फील्ड में टाइम गुजार चुके हैं, आपको पता है कि यार मैं कैसे लिखूंगा इसको, खुदा से कैसे इस चीज़ को मांगूंगा, तो आप बेटर कर सकते। मैं नहीं वो चीज़ कर सकता। मुझे जो चीज़ खुदा ने देनी है या दे दी है, वो ही मेरे लिए बेस्ट है, और वही मुझे इसको एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास वही टैलेंट है। मैं ज़बरदस्ती खुदा से लड़के नहीं कह सकता मुझे ये बिल्कुल ऐसी जो खुदा ने दे दिया, मुझे उसी के अंदर अपने आप को लेके चलना है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर जर्नी इन गॉस्पेल म्यूजिक, आपका गॉस्पेल म्यूजिक में एंट्री किस तरह हुई? बाय चांस हुई, प्लान्ड हुई, या किस तरीके से यू एंडेड अप हियर? देखिए, एक चीज़ तो मुझे पता है, जो म्यूजिक बजा रहा होता है चर्च में, उसका देयर 99% चांसेस कि वो क्वायर में आ जाते हैं कि जी म्यूजिक बजानी है, दैट इज़ देयर। लेकिन ये जो प्रॉपर गॉस्पेल म्यूजिक है, इसमें आप किस तरीके से? भाई मैं क्योंकि मेरे पापा भी चर्च में सर्व करते थे। सही है। उन्होंने अपनी सारी उम्र चर्च में ही प्ले किया है पियानो। मेरी मम्मी बहुत खुदा में थी, उन्होंने संडे स्कूल्स की खिदमत बहुत ज़्यादा की है। तो हमारे घर में शुरू से एक फैमिली माहौल था। मेरी सारे कज़न्स डिफरेंट चर्चेस में खिदमत करते थे खुदा की। मेरे मामू, मेरी मम्मी की तरफ से पूरी फैमिली जो थी वो चर्चेस के अंदर डिफरेंट चर्चेस में खिदमत करते हैं। माहौल एक बना हुआ था, एक पूरा। तो हमारी फैमिली में शुरू से ही खिदमत का था, तो शुरू से ही थे। मैं 2000 में बहुत छोटा था, मैं अभी कुछ दिन पहले मिला इमरान भाई से, कैंपस क्रूसेड जब मैं गया, तो मैं पास्टर इमरान से मेरी मुलाकात थी, जो कि कैंपस क्रूसेड के डायरेक्टर है। तो वो उस वक्त 2000 में, मैं बता नहीं चाह रहा, लेकिन मैं वैसे ही मैं वो नहीं बता रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा ही है नहीं, लेकिन वो हम लोग वो ट्रेनी थे साथ हमें, और वो हमें उसको 4 किताबचे पढ़ाया करते थे, जो कैंपस का एक स्लोगन है, तो वो हमें वो पढ़ाते थे। तो हम लोग उस टाइम से खिदमत में उनके साथ लगे हुए थे। लेकिन मेरी लाइफ में यू टर्न आया, तो मैं ज़रूर इसका बताना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में गॉस्पेल, हालांकि उसके बाद मैंने हज़रत दाऊद के ज़बूर भी किया, उससे पहले मैंने एल्बम्स भी किए, बहुत सारे गीत मैंने किए और काम करता रहा, चर्चिज में भी खिदमत, क्वायर डायरेक्टर भी रहा। मैं आरिफ भाई के साथ भी उस काम कर रहा था उससे पहले भी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, हारून भाई से, मैं यूके में था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई हारून यूसुफ भाई से, एंड साउंड ऑफ वर्शिप एक स्टेप अप हुआ, वो हार्ट ऑफ वर्शिप हुआ। तो वो मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो यू टर्न था गॉस्पेल म्यूजिक, गॉस्पेल के अंदर एक यू टर्न था, खुदा को अपनी ज़िंदगी देना एक यू टर्न था वो मेरी लाइफ का। क्योंकि जब मैंने वहाँ गया और मैंने देखा कि यार वो बंदा, या वहाँ जो उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम जो हार्ट ऑफ वर्शिप की टीम है, या वो भाई मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, जितने लोग खुदा की खिदमत करते हैं ना, वो दीवाने हैं।
वो दीवाने हैं खुदा के, वाकई दीवाने। वो अपना घर बाहर, अपने बच्चे बाहर की लाइफ आसान लाइफ नहीं है। और ख़ास तौर पे यूके जैसे, यूरोप जैसे शहरों में आप जब चले जाते हैं, अमेरिका फिर भी आप थोड़ा स्ट्रगल कम करते हैं, यूके वगैरह में तो आप सोच भी नहीं सकते वहाँ के क्या हालात होते हैं। और जो मैंने वहाँ के लोगों के हालात देखे हैं यार, वो उन सब को छोड़, चीज़ों को पीछे रखते हुए उन्होंने खुदा की खिदमत को, खुदा को कामों को आगे रखा हुआ है, मिशन वर्क को आगे रखा हुआ है, और वो खुदा के कामों को कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं भाई। उन्होंने मुझे एक बताया कि एक उनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें वो उनको छोड़ देते हैं, उनसे पर्स, उनके वॉलेट, उनके मोबाइल, उनकी हर चीज़ उनसे ले लेते हैं। अच्छा। और उनको कहते हैं कि अब आप जाएं और खिदमत करें, और आपको 2 दिन खुद ही अपना शेल्टर ढूंढना है, अपने खाने का खुद ही करना है, और आपको सिर्फ खुदा की खिदमत करनी है। तो उन्होंने टेस्टिमनीज दी कि हम रात भूखे भी सोए हैं, हम सर्दी में भी सोए हैं, हम बारिश के अंदर वो गत्ते डाल के हमें कहीं से मिल गए तो हम उसमें भी सोए हैं, कपड़े गीले हैं, लेकिन हम सो रहे, लेकिन हम खिदमत से पीछे नहीं हट रहे। तो इस टाइप की भी उन्होंने शेयरिंग करी। और वो दीवाने हैं खुदा के। और उन्होंने ना कि सिर्फ अपना टाइम, बल्कि अपना पैसा, अपनी सब चीज़ें उन्होंने खुदा। और तो जब मैंने उन लोगों को देखा, मैंने हारून भाई की, उनकी फैमिली को, भाभी को, बच्चों को देखा कि यार वो खुदा में किस तरह, मैंने कहा यार ये खिदमत है, ये तो वाकई खिदमत है। हम जो खिदमत कर रहे हैं, हम तो दिखावे ही खिदमत करते हैं। हम तो दिखावा कर रहे हैं कि यार मैं तो आज मैंने ये गीत बना दिया, ये देखो यार मेरा म्यूजिक कैसा आया, आज तो मैंने ये कर। मैं म्यूजिक इसलिए बात कर रहा हूँ, लोग और भी फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लेकिन मेरी जो फील्ड है मैं उससे बात कर रहा हूँ। आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने इस आर्टिस्ट के साथ बजा। मैं पहले स्टेटस भी लगाया करता था, टू नाइट परफॉर्मिंग विद अली जफर, टू नाइट परफॉर्मिंग विद राहत फतेह अली खान, टू नाइट परफॉर्मिंग विद फलां फलां, डूइंग दिस प्रोजेक्ट। अब मैंने वो छोड़ दिए। अब तो मुझे वो समझ है कि नहीं भाई, मैं तो कुछ और चीज़ को प्रेस कर रहा हूँ, मुझे प्रेस तो कहीं और करना चाहिए। तो जब आप उन लोगों के साथ रहे, मिले जुले, उस माहौल में रहे, तो दैट चेंज समथिंग इन यू। या फिर मुझे असल ज़िंदगी का पता लगा कि असल ज़िंदगी का चश्मा कहाँ है, कौन है असल ज़िंदगी का चश्मा, कौन है। तो इस सारे सिलसिले को अगर मैं समराइज़ करूं, तो अगर मैं ये कहूं कि आप इतने सालों से चर्च में, क्वायर में म्यूज़िक बजा रहे थे, गॉस्पल म्यूज़िक भी कर रहे थे, बट जब आप उस टाइम पे यूके गए, पास्टर हारून और उनकी टीम के साथ आपने वक्त गुजारा, देन यू रियलाइज के वट एवर यू वर डूइंग बिफोर, उसमें और अब में देयर इज़ कुछ समथिंग वाज मिसिंग, राइट? वहाँ जो लॉयल्टी थी ना, जो मैंने पहले ही बात की है, वहाँ जो ऑनेस्टी थी वो दिखी मुझे। खिदमत यहाँ भी करते हैं, जैसे हम अभी ऑफ रिकॉर्ड एक बात कर रहे थे, जो आपने बड़ी अच्छी बात शेयर करी कि जो वर्शिप के बेसिकली एक और एक उसका एक पहलू है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप वो ज़रूर एक दो बात। वो ये था कि हम जब डिसाइपलशिप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वर्शिप का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्शिपर जो है लोगों को खुदा की हजूरी में लेकर आता है और फिर गायब हो जाता है। वर्शिपर, म्यूजिशियन सब खुदा की हजूरी में लोगों को लेकर आते हैं, देन दे डिसअपीयर। फिर लोगों को ये नहीं दिखना चाहिए कि कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, उनको बस वर्शिप में मगन होना चाहिए, खुदा के साथ मगन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है क्या है, आई एम द वर्शिपर, बस ऑल आइज ऑन मी, या आई एम द म्यूजिशियन, ऑल आइज ऑन मी। और कभी कभार पियानो बजाने वाला आगे निकलने की कोशिश करता है, गिटार वाला आगे निकलने की कोशिश करता है, गाने वाला आगे निकलने की कोशिश करता है। यही पॉइंट, यही चीज़ है कि आप जब अपने आप को आगे कर रहे होते ना, और यहाँ पे मसला ही यही है। हम मुंह से तो बोल रहे होते हैं कि हम खुदावन की प्रस्तिश कर रहे हैं, हम खुदावन की हमदो सना कर रहे हैं, सारा जलाल खुदावन को, सारी प्रस्तिश खुदावन के लिए हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन बदनी तौर से या उसको दिल से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्पिरिचुअली हम उसको चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड दिस इज द पॉइंट, और यही वो पॉइंट है जहाँ पे हम लैग कर जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, मैं इसमें सबसे बड़ा कसूरवार म्यूजिशियंस को नहीं ठहराता, इससे सबसे बड़ा कसूरवार लीडर्स को ठहराता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, जो लीड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अव्वल तो मेरे कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं कभी स्टूडेंट्स नहीं बनाता क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो कोई मुझे अगर कहता है ना कि यार भाई हम आपको बड़ा फॉलो करते हैं, मैं उनको कहता हूँ भाई खुदा को फॉलो करो, मुझे ना करो, क्योंकि मैं भी उसी को फॉलो करता हूँ। तो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि हम खुदा ने जो बातें कही हैं, जो खुदा के कलाम में लिखा है, हम उसको फॉलो करें। सो ये जो चीज़ है, ये जो लोग खुदा को जान चुके हैं, खुदा को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये उनका काम है कि वो अगर कोई बच्चा चर्च में गलत बजा रहा है या सेल्फ प्रोजेक्शन की कोशिश कर रहा है,
तो वहाँ का लीडर उसको रोके। हम अपनी रवायतों से हट नहीं सकते। हम कहते हैं यार हमारी बस संडे की हमारे एक बोर्ड बना हुआ है, हमारे जो मिशन है उसने एक ये दायरा बना दिया है, अब इसी दायरे में रह के हमें काम करना है और हम इस रूल को तोड़ नहीं सकते। अब पावे उसके अंदर वो कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पर मैं सॉरी अपने चर्च और अपने पास्टर की एक गवाही ज़रूर दूंगा। जैसे अभी मैंने लेसन की बात की तो उनका ये रूल ये था कि डज़ नॉट मैटर आप कितने टैलेंटेड हैं, आप बाइबल क्लासेस लें, अपनी डिसाइपलशिप कराएं, देन ओनली यू कैन स्टैंड ऑन स्टेज। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, कितने टैलेंटेड गाना गाने वाले हैं और कितने आपके पास जो है टैलेंट्स हैं, इट डज़ नॉट मैटर। जब तक आपकी तालीम और तरबियत नहीं हो रही कलाम में और आपकी डिसाइपलिंग नहीं हो रही और आप मिनिस्ट्री में कुछ काम नहीं कर रहे, यू कैन नॉट गेट ऑन सर स्टेज। मैं तो अक्सर मिसाल देता हूँ कि आपके चर्च के जो बच्चे हैं, आपकी चर्च की जो यूथ है, आप किसी और चर्च की यूथ के साथ उनको बिठा दें, वो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे उनके बच्चों के सवाल का, क्योंकि आप लोगों ने अपने बच्चों को इतना तैयार किया हुआ है। और मैं खुद बहुत ज़्यादा उस चर्च में मैं जाता हूँ, मैं खुद वहाँ जाके बड़ा, और जब मैं उस चर्च में जाता हूँ मेरे आंसू नहीं रुकते, क्योंकि पास्टर जॉर्ज ने ये चीज़ बड़ी शुरू में सख्ती की, फिर देन पास्टर हेलन कंटिन्यूड और फिर जुबिन व्हेन ही वाज इन वर्शिप इन यूथ एंड नाउ ही इज लीडिंग द चर्च एज वेल। तो सब ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया। और कितनी बड़ी टेस्टिमनीज है उस चर्च के अंदर, वहाँ के लीडर्स के अंदर कितनी बड़ी टेस्टिमनीज है, क्योंकि मैं वहाँ उस चर्च के काफ़ी लीडर्स के साथ मिला, उनके साथ बैठा हूँ, टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली जुबिन भाई के साथ। तो वहाँ एक टेस्टिमनी वहाँ नज़र आता है मौजज़ा। वहाँ आप जब चर्च के अंदर एंटर ही होते तो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि यार खुदा का रूह यहाँ, प्रेजेंस यहाँ खुदा की है। यही पॉइंट मैं कह रहा था कि जब आप इस तरीके से वर्शिप करते हैं कि लोगों को खुदा की हजूरी में लाना है, देन थिंग्स हैपन। अगर आप ये नहीं करते तो फिर ऑपोजिट होने लग जाता है। लेकिन देखिए ना, ये हुआ कैसे पॉसिबल? ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉसिबल कैसे हुई? बिल्कुल लीडर का काम था कि लीडर आपको करे। अब मैं सब चर्चेस में नहीं कह रहा क्या है कि ये इस तरह होता है कि कुछ भी हो रहा है, बहुत कम चर्चेस हैं, लेकिन ये कम चर्चेस में भी अगर ये हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और म्यूजिशियन खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, या वो बच्चा खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि अगर मुझे लीडर नहीं दे रहा तो मुझे फिर कोई ऐसी जगह जाना है, मैं शायद फिर गलत प्लेस पे हूँ। अगर मुझे लीडर यहाँ नहीं सिखा रहा तो शायद फिर मैं गलत प्लेस पे हूँ। हमारे तो बोलते हैं भाई देयर आर, जैसे आप किसी भी टेबल को 2 पिलर्स पे स्टैंड करोगे ना वो गिर जाएगा, आपको मिनिमम 3 चाहिए। जैसे ट्रिनिटी में 3 है तो 3 असूल क्या है कि योर पर्सनल वॉक विद गॉड। वो नहीं जो लोग आपके लिए दुआएं करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन आपका खुद खुदा के साथ क्या ताल्लुक है, वन ऑन वन रिलेशनशिप क्या है। दूसरा ये जी इन्वॉल्वमेंट इन मिनिस्ट्री, किसी ना किसी तरह किसी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो, बेशक वो कुर्सियाँ साफ करना, कुर्सियाँ लगाना या लोगों को वेलकम करना ही ना हो, वहाँ इन्वॉल्व हो। और तीसरी बात यह है बाइबल नॉलेज। तो देन यू नो के 1+1=2, तब आपको पता लगेगा जो मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ वो कलाम में कैसे फिट बैठता है, मिनिस्ट्री में कैसे फिट बैठता है और मेरी लाइफ में कैसे फिट बैठता है। तो देन थिंग्स हैपन। मेरा भी यही था कि जो हमारा चर्च है ऑन समवन्स इन्विटेशन, बल्कि जुबिन में अब हम सिंस वी आर टेकिंग नेम, तो जुबिन की जो बहन थी जैरिश, उसने मुझे इनवाइट किया था। मैं जाता नहीं था कि क्या यार आपने बिल्डिंग में मेज़दान फ्लोर पे चर्च बना लिया, बट व्हेन आई वेंट तो इट वाज ड्यूरिंग वर्शिप ओनली दैट कुछ समथिंग चेंज इन मी। वर्शिप के दौरान ही द होली स्पिरिट हिट मी, कुछ ना कुछ हुआ और उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गया। लेकिन वो क्यों पॉसिबल हुआ कि वर्शिप टीम में ऐसे लोग थे जो मिनिस्ट्री में भी इन्वॉल्व थे, पर्सनल वॉक विद गॉड भी उनकी चल रही थी और बाइबल नॉलेज में भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इफ़ नॉट 100% ऑफ देम, एटलीस्ट 70 to 80% लोग जो थे वो सिंसेरिटी से इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ओके आप यूके गए, आपने चीज़ें वहाँ देखी, व्हाट चेंज्ड इन जोशुआ के अंदर क्या चेंज आया? अच्छा, मैं ज़रूर उस चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। व्हेन आई सॉ पास्टर आरिफ, मैंने बहुत रूमर सुने थे कि पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, ये करते हैं, और एक इमेजिनेशन भी थी यार यूके की मिनिस्ट्री है, बहुत बहुत पैसे आते होंगे बाहर से, बिल्कुल बड़ा पैसा आता होगा। लेकिन जब मैं इन लोगों में गया, मैंने इनकी डेडिकेशन देखी, आरिफ भाई के साथ टाइम स्पेंड किया, हार्ड वर्शिप टीम के साथ टाइम स्पेंड किया। हार्ड वर्शिप पहले भी हम इस पे एक सेशन हो चुका है ऑलरेडी, पास्टर हारून, भाभी मिशेल एंड पास्टर विक्की एंड आरिफ भाई कर चुके हैं। ये एक मिशन नहीं है, जस्ट अ रिवाइवल मूव। तो मैंने जब उनको देखा कि उनकी डेडिकेशन
कितनी है चर्च के साथ कि उनका चर्च 10:30 बजे शुरू होना है, जो वो अपनी स्टोरी में बता चुके हैं, और वो 8 साढ़े 8 बजे सब वहाँ मौजूद है उस चर्च के अंदर और अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। फिर आरिफ भाई को मैंने देखा कि यार उस बंदे ने अपनी फैमिली को, उस खुदा के खादिम ने अपनी फैमिली को भी डेडिकेट, स्कूल नहीं भेजा बच्चों को कि यार मेरी खिदमत और मेरी वाइफ की, हमारी जो खिदमत है वो डिस्टर्ब होगी। यार इतना ब्लाइंड फेथ कौन कर सकता है कि आपके पास ये स्टेप ऑफ फेथ है भाई, आप किस तरह कर सकते हैं? मतलब मुझ जैसे इंसान के लिए समझना मेरी समझ से बाहर है। पास्टर हारून वाज टेलिंग मी कि उनको ये सारा इनिशियली सेटअप करने में कोई 6-7 साल लग गए, जब उन्होंने पहली मर्तबा साउंड ऑफ वर्शिप या हार्ट ऑफ वर्शिप का कोई ना कोई उन्होंने प्रोजेक्ट किया, बट वो मेहनत उनकी 6-7 साल की थी। बिल्कुल चल रहा था ब्रो, और आसान नहीं होता ब्रो। लोग अपना 10% खुदा को देते हैं। मैंने उस बंदे को देखा, मैं ऐसा नहीं मैं किसी बंदे को प्रेज कर रहा हूँ, ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड, और ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने उसके अंदर खुदा का जलाल देखा उस बंदे में। या वो बंदा अपना 99% खुदा को दे देता है, वो परवाह ही नहीं करता। वो कहता है भाई मुझे लोन उठाना पड़े मैं उठाऊंगा, पर मैं खुदा के काम के लिए नहीं रुकूंगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं, तो हम पास्टर हारून और उनकी वाइफ की जो हमने लास्ट एपिसोड की थी उसकी बात कर रहे हैं, और फिर हमने एक एपिसोड की थी पास्टर विकी सैमुअल के साथ और भाई आरिफ भट्टी के साथ। वो सारी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ज़रूर देखेंगे, सो यू नो कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो टर्निंग पॉइंट था, तो जब मैं उस टूर में, जब मैं फर्स्ट टूर में इनके साथ गया, तो जब मैं वापस आया ना, तो मेरी वाइफ ने पता क्या बोला? मेरी शादी को 9 साल हो गए। मेरी वाइफ ने मुझे बोला जो हस्बैंड मैं 9 साल पहले चाहती थी ना, वो आज मुझे मिला है। वाओ, प्रेज गॉड। वो मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और मैंने खुदा को बड़े करीब से एक्सपीरियंस किया। मुझे उसमें टंग का एक्सपीरियंस भी हुआ। खुदा ने बहुत सारे भेद, बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस रूबरू कराई। एंड आई स्टिल रिमेंबर 2005 में मैं एक क्रूसेट में बजा रहा था, तो एक बड़े पास्टर हैं, वो यहाँ आए हुए थे, और वो अभी भी यहाँ आते हैं, और मैं यूएस में उनके चर्च भी गया था। तो वो पास्टर जब वो सबके लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रोफेसीज कर रहे थे, तो वो जब मेरी बारी आई, जब वो मुझ पर प्रेयर करने लगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि, उन्होंने प्रेयर करते करते रुक गए। उन्होंने कहा कि जो तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारा काम नहीं है, ओके, तुम्हारी ये कॉलिंग नहीं है। हाँ। और उस वक्त मैं ऑलरेडी कमर्शियल म्यूजिक या होटल्स वगैरह बजा रहा था, और मेरी चीज़ें, तो मैं तब से सबसे खुदा से पूछता ही था कि यार अगर मेरा काम नहीं तो इतना फेम मुझे कैसे मिल गया इस फील्ड के अंदर? शायद मेरा यही काम है, शायद मुझे खुदा ने कमर्शियल के अंदर ही इतना कुछ देना था। लेकिन वो मुझे अब समझ आया कि नहीं भाई, वो प्रोफेसी सीख थी, वो मेरा काम नहीं था, वो मेरी चीज़ें नहीं थी। इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन। मैं कुछ अरसे पहले एक इवेंट में था, और मैं उस इवेंट में बेजार हो रहा था कि यार ये किसी तरह 45 मिनट ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ। हालांकि उस इवेंट के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, लेकिन दिल मेरा कह रहा था कि यार छोड़ यार, नहीं करना। क्योंकि अब वो खुदा ने एक लाइफ में टोटली चेंज कर दिया। खुदा ने एक टोटली लाइफ में मेरी म्यूजिक बजाने का, महसूस करने का, प्रेजेंट करने का नजरिया आपका बदल गया, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर गॉड। तो वो मेरी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब फिर पास्टर आरिफ के साथ बहुत देर टाइम गुजारा, उनके साथ, उनसे सीख रहे हैं अभी भी, एंड ही इज़ अ ट्रू मैन ऑफ गॉड। फिर डिफरेंट पास्टर्स के साथ बैठ के, जुबिन भाई के साथ जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ, आई कॉल्ड जुबिन भाई, आई कॉल्ड पास्टर नथानियल, मैं उनसे बात करता हूँ, पास्टर जुबिन से बात करता हूँ, और मैं एक जमशेद जरोम वर्शिपर जमशेद जरोम भाई, उनसे मैं इन लोगों के नाम इसलिए लूँगा क्योंकि ये मेरे मेंटोर्स हैं। ये मुझे गाइड करते हैं। भाई जावेद नूर भाई हैं, भाभी सुजैना है, तो मैं इन लोगों से ज़रूर अपना दिल शेयर करता हूँ और इनसे सीखता हूँ और इनसे लेता हूँ। जो आशर दीवान भाई इन यूके, बिलावल है, तो इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो अब मेरी ज़िंदगी में मुझे मेंटोर करते हैं, मुझे सिखाते हैं। तो चले अब आप भी लोगों को मेंटोर करें, एंड फॉर द यंग पीपल वाचिंग जो कमर्शियल म्यूज़िक की पहले चले बात कर लेते हैं, जो कमर्शियल म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, दे आर यंग म्यूजिशियंस, क्या आप उनको बोलेंगे कौन सी स्टेप्स ले सकते हैं कमर्शियल म्यूज़िक में घुसने के लिए? 2 चीज़ें जिसको अपनी ज़िंदगी से बांध लें। कोई भी काम छोटा नहीं है, ओके, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी हुई है, और वो आपको उस डोर तक ले जाएगी जिस डोर तक आप जाना चाहते हैं। फर्स्ट अपना एम, अपना गोल फिक्स रखें।
जब आप एक पहाड़ देखते हैं तो उस पहाड़ को आप नीचे से देख रहे होते हैं, तो जब आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको बीच में आप गिरते भी हैं, आप बीच में आपको जानवर भी आते हैं, आप ठोकरें भी खाते हैं, आप कुछ आप बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं। मतलब बताने का ये कि आप उसमें आपको टेम्पटेशंस भी आएंगी, आपको मुश्किलात भी आएंगी, आपको फाके भी काटने पड़ेंगे, आपको शायद घर वाले सपोर्ट भी ना करें, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने गोल को ना छोड़ें। आपको अगर कमर्शियल म्यूजिक ही करना अगर आपने सोच लिया है तो आप बेशक उस तरफ जाएं, लेकिन अपने गोल को कंटिन्यू रखें और शॉर्टकट ना ढूंढें कि यार वो मैं उसके पास जाके बैठूंगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो वो मुझे आगे काम दिलाएगा। सीखें कहाँ से? इंटरनेट से सीखें, चर्च से सीखें, कहाँ से सीखें? अगर तो आप बिल्कुल बिगनर हैं तो फिर किसी अच्छे टीचर की तलाश करें। बिल्कुल। आप चर्च से भी सीख सकते हैं, जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छे लीडर्स को चुनें, बिल्कुल। अच्छे लीडर्स का चुनाव करें, उनको समझें, उनके साथ बैठें, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें। आप जो सीख रहे हैं, सीखना उस्तादी शागिर्दी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये करना बड़ा ज़रूरी। मैं अपने फादर से मैंने सीखा। लेकिन आप कमर्शियल म्यूज़िक में अगर आना चाहते हैं, कमर्शियल म्यूज़िक करना चाहते हैं, तब आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें भाई, क्योंकि ये एक बड़ी एक फेक वर्ल्ड है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक फेक वर्ल्ड है। लेकिन अपना गोल सीधा रखें और शॉर्टकट ना ढूंढें, क्योंकि जब तक आप 10 साल 5 साल नहीं करेंगे, आप ये कहें जी मैं रातों रात ही मैं बन जाऊँ, तो वो फिर आपकी किस्मत है। अच्छा, कोई म्यूज़िक की एजुकेशन भी है जो लोग ले सकते हैं? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हमारा म्यूज़िक की एजुकेशन आपकी नापा में चल रही है, आपकी आर्ट काउंसिल में है, फिर डिफरेंट और बड़े एक मैट स्कूल है वहाँ पर है, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं यूथ के लिए काम कर रहे हैं लोग। हमारे क्रिश्चियंस काफ़ी म्यूजिशियंस हैं जो नापा से निकले हुए हैं और वो अपने बच्चों को वो लीड कर रहे हैं। तो आप उनके साथ जाके आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, सही बंदे का चुनाव करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए ये है कि आपको, जो मैंने पहले बात की कि हमारे लोग सुनते नहीं हैं, आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा अच्छी चीज़ों के लिए जाने के लिए। अच्छा जोशुआ, देयर इज वन मोर थिंग जिसके एक आपकी पर्सनल चीज़ है जिसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, अगर आप उस बारे में बात करना चाहें तो। आपकी आँखों के साथ भी एक प्रॉब्लम है, वो हमारे देखने वालों को अगर आप बताना चाहें क्या प्रॉब्लम है, हाउ डू यू मैनेज, व्हाट्स हैपनिंग? भाई मेरा ये ईमान है, वो प्रॉब्लम थी और ख़त्म हो गई। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम क्या थी पहले ये बताएं। वो प्रॉब्लम ये कि मेरी एक आंख नहीं है। ठीक है। मैं अभी, आपका चेहरा भी ब्लर है। राइट। मैं आपका चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूँ। राइट। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं ब्लाइंड हो गया, मेरी दोनों आंखें चली गई। बहुत लंबी स्टोरी, मैं ऑलरेडी अपने दूसरे इंटरव्यूज में बता चुका हूँ। मैं ब्लाइंड हो चुका था, तो मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ। और मेरी एक आंख अभी भी नहीं है, और मैं आपका फेस भी नहीं देख पा रहा हूँ। सही है। अभी राइट नाउ बैठे हुए भी मुझे ग्लूकोमा है। और ग्लूकोमा लोगों को पता है, जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये एक वो बीमारी है जो कि जिसको हम उर्दू में काले पानी का मोतिया कहते हैं, और इसमें आपकी आंख जो है वो कम होते होते ख़त्म हो जाती है और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बन रहे होते हैं। तो मेरा जो भी करंटली जो सिचुएशन थी ना, वो ये थी कि मेरा सेंटर ब्लर हो चुका है, और जब आपकी फोकस ही ब्लर हो गया तो फिर आप देखेंगे क्या? आप यहाँ से नहीं देख सकते, ये तो मेरा है ही ऑफ पूरा से, तो मेरे पास सिर्फ ये साइड है। लेकिन ये जो मैंने आपको बात बोली कि वो बीमारी थी, ख़त्म हो गई, ये मैंने बड़े ईमान से बोली, क्योंकि खुदा ने रिस्टोरिंग का काम शुरू कर दिया है। ये मेरी लाइफ का फेथ है। ये मेरी लाइफ, और यही फेथ है कि एक गैर कौम का शख्स जो मेरे साथ काम करता है, वो मुझे कहता है कि वो अक्सर लोगों को हंस के कह रहा होता है, ओ भाई ये ड्रामे करता है। ये इसको दिखता नहीं है, लेकिन ये आज तक गिरा नहीं है। ये आज तक गिरा नहीं है। मैं जब कोविड में फ्लाइट लेता था तो वो उस वक्त वो स्टेप्स बना दिए थे कोविड के अंदर, लोग उस स्टेप्स को फॉलो करते थे। तो मैं अक्सर कहता खुदा ये तेरे स्टेप्स हैं जो जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तेरे फरिश्ते हैं जो मेरे साथ साथ चलते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, और वही फरिश्ते मेरे आज चल रहे हैं। मैं इसी हालत में अकेला ट्रैवल भी करता हूँ, अकेला घूमता भी हूँ, और खुदा मुझे गिरने नहीं देता, खुदा मुझे ठोकर का बाइस नहीं बनने देता। और ये कितने अरसे से है? 2010 से, और 2016 में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया था। और इसमें मैं ज़रूर उन लोगों का थैंक्स करता हूँ जो मेरे साथ उस वक्त खड़े हुए थे, जब मैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा पूरा इन लॉज, भाई अली ज़फ़र, अहमद जाज़ेब, सजाद भाई, पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी हुई थी। इनफैक्ट कोक स्टूडियो जब मैं सीज़न 10 कर रहा था, उस वक्त मेरे साथ एक रिसेंट वाक़या हुआ था, मेरी सर्जरी हुई थी, तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि आपने करना, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने ऑफिस बुलाया अपने, इसमें थे फैसल भाई और बिलाल भाई, इन्होंने अपने ऑफिस बुलाया, मुझे बोलते हैं कि तू क्यों फिक्र करता है, हम तेरी आंखें हैं यार, तू ही सीज़न करेगा। और उस सीज़न में मैंने 12
गाने किए थे और पहले सीजन में मैंने 6 गाने किए थे, बट ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड के खुदा अपने लोगों को वहाँ खड़ा करता है। फिर अभी भी मेरे साथ ऐसी है कि मैं किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता, हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे रात में नहीं दिखता, मुझे दिन में नहीं दिख रहा तो रात में क्या दिखेगा, लेकिन मेरी आंखें जब वो हैं तो फिर मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकली देखा जाऊँ तो मैं दुनिया का मैं ओहायो तक हो आया हूँ, एडमिंटन तक हो आया हूँ, जो कि रिसोर्स सेंटर हैं, और मेरी ट्रीटमेंट इस वक्त बेस्ट डॉक्टर्स जो खुदा की तरफ से मुझे मिले हैं, मैं आ खान से और डिफरेंट हॉस्पिटल से मैं अपनी ट्रीटमेंट्स ले रहा हूँ। और अभी कुछ अर्से पहले मुझे बहुत पाकिस्तान के बहुत नोन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मुझे कहा कि वो फ़ोन पे मेरे साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार जॉशुआ, दुनिया में अगर कहीं भी इसका इलाज हो रहा ना, सारा पैसा मैं लगाऊंगा इस पर। तो वो मतलब इतना कंसर्न है इस चीज़ को लेके। तो इट्स ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड कि खुदा अपने लोगों के लिए ऐसी चीज़ें मुहैया करता है। लेकिन जो मैंने पहली बात बोली ईमान वाली, मेरा ईमान यही कि खुदा ने रिस्टोरिंग का काम शुरू कर दिया है, और इसी ईमान पे मैं कायम हूँ। और दुनिया ने भी नज़रिया अब चेंज कर लिया है कि पहले एक वर्ड इस्तेमाल होता था डिसेबल पर्सन, एक वर्ड इस्तेमाल होता था एबनॉर्मल पर्सन। दुनिया ये चीज़ें ऐसे ऐसे समझने लगी तो उसने अब डिफरेंटली एबल्ड का वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मी बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड पेरेंट, मेरी बेटी स्पेशल है, तो मैं दुनिया वालों को यही कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना समझें। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एबिलिटी, और वो सारे काम करने की कोशिश करें जो आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट चीज़ें ऑल्टर होकर मैनेज हो सकती हैं। जॉशुआ की, बनी की बेहतरीन टेस्टिमोनी आपके सामने है, और क्या आपने ज़बरदस्त बात की कि मैं जाता हूँ लेकिन आज तक गिरा नहीं, और लोग बोलते हैं ड्रामे करता है। हाँ। लेकिन प्रेज द लॉर्ड कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ और फेथ के साथ कदम उठाते हैं तो कोई ना कोई आपकी हेल्प करने आ जाता है। और जैसे अभी आपने उन भाई का कहा कि उन्होंने कहा दुनिया में जहाँ भी इलाज हो रहा होगा आई विल पे फॉर इट। मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे ईमान से नहीं है, राइट। ये म्यूजिक का आपका ब्रदरहुड भी एक अलग से बन गया अलग है। से बना। जोशुआ, अगर मैं पूछूं जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है, व्हाट वुड यू से, व्हाट्स द बिगेस्ट हाईलाइट या सबसे मेमोरेबल चीज इन योर लाइफ, व्हाट वुड यू से दैट इज? सबसे मेमोरेबल और सबसे हाईलाइट मेरी इस वक्त लाइफ में यही है कि खुदा ने मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर दिया, राइट, जो कि मेरी मम्मी की प्रेयर्स थी मेरे साथ। राइट, मेरी मम्मी ने मुझे कहा खुदा तुझे ऐसी बीवी देगा जो बहुत खुदा से प्यार करने वाली और तेरे साथ फर्माबरदार रहने और खुदा के साथ फर्माबरदार चलने वाली होगी। खुदा ने मुझे वो दिया। और दूसरा, जब मेरी लाइफ में यू टर्न आया, जब मैंने खुदा को सही से जाना और अपने आप को खुदा के लिए दिया कि अब मैं खुदा के लिए बजाऊंगा। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। हम हर एपिसोड में लोगों की स्टोरी सुनते हैं, तो लोगों को यही बताते हैं कि यार आप किसी मसीह घराने में पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो द लॉर्ड, यू हैव टू एक्सपीरियंस हिम पर्सनली। दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं अक्सर ये बात अपने बच्चों के साथ करता हूँ। भाई, बच्चे कहते हैं भाई हम 5 साल से इस चर्च में आ रहे हैं, हमारे बाप दादा इस चर्च में आ रहे थे, हम 10 साल से इस चर्च में हैं। भाई वो आप 5 साल से आ तो रहे हैं इस चर्च में, लेकिन आपने हासिल क्या किया है? बिल्कुल, आप आ रहे हैं, आपका दिल नहीं आ रहा, आप एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग चर्च में ट्रेडिशन की वजह से जाते हैं कि मुझे सोशलाइज करने को मिल जाता है, ट्रेडिशन है, और हमारे बाप दादा दोस्त यार हैं, बाप दादे आ रहे हैं तो हम भी आएंगे। खुदा वहाँ पे हो ना हो। एक मैंने ना चर्च में बड़ी अच्छी स्टोरी बताई थी, वहाँ पर बहुत शॉर्ट है, स्टोरी बताई थी, तो वो बड़ी अच्छी, किसी मुझे यूके में ही मैंने वो स्टोरी एक सुनी थी। उन्होंने कहा कि एक बेंच होता है, उस पर ना एक आदमी जो है वो 2 पैरे फौज का एक वो होता है ऑफिसर, उसके गार्डन में एक बेंच लगा होता है, 2 सिपाही उसके बाहर खड़े होते हैं। तो वो धूप में भी वो खड़े होते हैं, वो उस बेंच की रखवाली कर रहे होते हैं। तो वो जो नया ऑफिसर आता है वो कहता है यार ये क्यों धूप में खड़े हैं, इतनी ऑलरेडी सिक्योरिटी, ये 2 बंदे गार्डन में क्या कर रहे हैं? वो उनको बुलाता है, कह भाई यहाँ क्यों खड़े? कह रहे वो हमें ना पिछला एक खड़ा करके गया था जो जर्नल था, वो जर्नल को कॉल करता है भाई क्यों खड़ा किया इनको? उसने कहा वो पिछले जो जर्नल था वो करता था। बिल्कुल। खैर वो करते करते उस बंदे तक पहुंच ही गया जिसने उसको खड़ा किया था। तो उसने फ़ोन किया कि भाई वो आपने 2 गार्ड इधर खड़े किए हैं, वो किस खुशी में खड़े किए थे? कह रहा है यार डोंट टेल मी कि वो अभी तक खड़े में। कह रहा है क्या मतलब? कह रहा है उनको तो मैंने उस वक्त वहाँ खड़ा किया था कि बेंच जब तक वो उनका पेंट ना सूख जाए तुम यहाँ खड़े रहना। कह रहा वो अभी तक खड़े, मतलब वो ट्रेडिशन बन गया। राइट। आप उसकी बेस पीछे गए नहीं कि वो खड़े हुए क्यों हैं, जब एक बंदे ने जाना। तो द थिंग इज कि आप चीज़ों को समझें कि आप उस चर्च में खुदा की हजूरी में क्यों जा रहे हैं। आप पे फजल है,
आप एक फजल के दौर में हैं या आप खुदा के घर क्यों जा रहे हैं, बस आप इस चीज़ को समझें। अच्छा, इस जो आपने कहानी सुनाई इसकी बैकएंड की मुझे एक स्टोरी याद आ रही कि बेसिकली यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने एक बंदर को एक पिंजरे में डाला और पिंजरे के ऊपर उन्होंने ढेर सारे केले जो है लटका दिए और सीढ़ी भी रख दी कि बंदर चढ़ के जो है केला जाके खा ले। तो जैसे ही बंदर सीढ़ी पे चढ़े केला खाने के लिए, वो उसको ठंडा यख पानी ना स्पीड के साथ उस पर स्प्रे कर दें, वो वापस चले जाए। वो बार बार ट्राई करता रहा, उसको पानी मारते रहे ना, देन ही गिव अप। फिर वो पिंजरे में एक नए बंदर को डालते हैं। नया बंदर फ़ौरन से ऊपर भागता है क्या कहते हैं केला उतारने के लिए, और पहला बंदर उसको रोक लेता है क्योंकि उसको पता होता है इसके साथ ये होगा। देन दे ऐड अ थर्ड मंकी, उनको यही करता है। तो इस तरह कर करके साइकिल चलता रहता। जो पहला मंकी था जिसको पता था कि मुझ पे पानी मारेंगे, उसको निकाल देते और नए बंदर सारे उसके एज में होते। तो हर बंदर दूसरे बंदर को जो ना रोक रहा था कि ऊपर नहीं जाना। किसी को पता नहीं होता कि एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। तो आपने भी जो ये स्टोरी सुनाई, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशंस के पीछे ना भागें, खुदा को ढूंढें, खुदा की हजूरी को ढूंढें। जोशुआ, एनीथिंग एल्स इन द लास्ट, आप हमारे जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई नो हमने सारी बातें कह दी है, बट फिर भी अगर दिल में कोई बात है, कोई बोझ है तो बताएं। मैं बस 3-4 चीज़ें एंड में कहूँगा। एक तो अपने गोल्स को क्लियर रखें, शॉर्टकट ना ढूंढें। गोल्स को क्लियर रखें, शॉर्टकट ना ढूंढें। और सेकेंडली, आइडियल किसी इंसान को ना बनाएं, खुदा को आइडियल बनाएं। और सही लीडर का चुनाव करें। राइट, अपनी लाइफ में सही लीडर्स को लेके आएं। सही लीडर, सही मेंटर को चुने। हाँ, और जब आप खुदा के साथ टाइम गुजारेंगे तो खुद ब खुद ही आपकी लाइफ में खुदा सही लीडर्स को भी प्रोवाइड करेगा। और अपने आप को ऊपर रखने से पहले खुदा को ऊपर रखें। जब आप खुदा को आगे रखेंगे ना, तो खुदा आपको ऑटोमेटिकली धक्का मार के आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और हम अक्सर कहते हैं कि हम ये दे देंगे तो खुदा हमें इतना रिटर्न करेगा। खुदा ज़रूरी नहीं कि आपको पैसों की सूरत में ही रिटर्न करे। बिल्कुल। लोग अक्सर कहते हैं कि यार वो हम ये लगाएंगे, हम चलो खुदा की राह में 70 गुना मिल जाएगा। ये खुदा का काम कर रहा है, चलो हम इसको 50 देने से खुदा हमें और दे देगा। खुदा ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे की सूरत में ही दे रहा हो। बिल्कुल। खुदा उस जो आपने अपनी जो आपको खुदा ने आपने जो भी खुदा को दिया, और आप एक्सपेक्ट करें खुदा आपको कुछ दे, तो खुदा ज़रूरी नहीं आपको पैसे। खुदा आपको क्या पता आपकी उम्र को दराज कर रहा हो, क्या पता आपके काम को बढ़ा रहा हो, क्या पता आपके बहन भाइयों की उम्र को दराज कर रहा हो, बीमारियों से बचा रहा हो। तो ये जब खुदा की राह में दें, खुदा के लिए दें, तो ये मत सोचे कि खुदा पैसा ही रिटर्न करेगा। राइट। खुदा और बहुत सारी चीज़ों में आपको ब्लेस्ड कर रहा होता है, और जिन चीज़ों से वो ब्लेस्ड कर रहा होता है उसकी शुक्रगुजारी रखें और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे खुदा किस सूरत में आपको ब्लेस कर रहा है। मैं अपने अराउंड यही देख रहा होता हूँ कि यार खुदा ने आज मुझे कैसे ब्लेस किया, खुदा ने आज मुझे कैसे ब्लेस किया। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी तो यही है रोज़ सुबह उठ के, यार आज उसने फिर मुझे नई ज़िंदगी दे दी, आज उसने मुझे नई सांसें दे दी, आज अगेन मैं जिंदा उठा हूँ यार, और बिल्कुल सही उठा हूँ। तो यही मेरी सबसे बड़ी वो बरकत है जो खुदा मेरी जिंदगी में रखता है। ट्रू, वेरी ट्रू। Joshua, it was lovely having you here. और आई एम ट्रूली ब्लेस्ड बाय योर टेस्टिमनी एंड योर स्टोरी। और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर वो कभी बाद में करेंगे जिन्होंने आखिरी टॉपिक भी छेड़ दिया। बट आज के लिए, इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। जोशुआ ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे।